और किसी को मात देनी हो तो पहले उसको घेरा जाता है। जैसे ही ये बांग्लादेश की न्यूज आनी शुरू हुई तो ये भी कयास लगाए जाने लगे कि इसके पीछे कौन है। क्या बांग्लादेश एक वन ऑफ इवेंट है, या इससे पहले आपने श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही सीन देखे थे, उससे पहले अफगानिस्तान में कुछ ऐसे सीन देखे, फिर आपने म्यांमार में ऐसे सीन देखे, और ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश में आपने देखा प्रोटेस्ट, कैओस, इकोनॉमिक क्राइसिस और शेख हसीना जी का वहां से निकलना। ऐसा ही श्रीलंका में राजपक्षा ब्रदर्स, जो कि मेजर क्लाउड रखते थे श्रीलंका की पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमिक क्राइसिस, प्रोटेस्ट और इसी तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा है सेम ही स्कीम है। वहां पर भी प्रेसिडेंट हाउस में जो देश के लीडर्स हैं उनके घरों में लोग घुस गए थे और वहां से उनको निकलना पड़ा। अफगानिस्तान, यहां पर अशरफ गनी साहब को वहां पर तालिबान काबिज हो जाता है, वहां से उनको निकलना पड़ा। म्यांमार में आंग सान सू की समर्थन वाली सरकार हटाई जाती है और वो हाउस अरेस्ट हो जाती है, वहां पर मिलिट्री को हो जाता है। तो ये कोई स्कीम है क्या? कनेक्शन क्या है? इस वीडियो में हम एक एक करके सारी लेयर्स को ओपन करेंगे। क्या चाइना इसके पीछे है? क्या यूएसए इसके पीछे है? क्या क्या डायमेंशंस हैं? क्या क्या फायदे हैं? क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में इनस्टेबिलिटी से किसी बड़ी ताकत को फायदा मिल रहा है अपने स्टेटस को बढ़ाने का, या किसी साथ में इमर्जिंग पावर को एंटेंगल करने का कि भाई तुम अपने पड़ोस में ही उलझे रह जाओ, जिससे कि तुम जो ग्लोबल स्टेटस पाना चाह रहे हो वो ना पा सको, क्या इसके पीछे कोई ये रणनीति है? ये केवल कयास हैं या इसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं? तो जरा फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि केवल कयास लगाने से तो कुछ नहीं होता ना। शेख हसीना जी के बारे में हम जानते हैं, शी वाज हैविंग गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। इनके कार्यकाल में हमने बांग्लादेश को बेस बनाकर, जो कि रेडिकल आउटफिट्स नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी करते थे, इंडिया में इंस्टेबिलिटी करते थे, इंडिया के अदर सेक्शंस में, तो उनको हमने करारा जवाब दिया। इसके अलावा आईएसआई ने अपना बेस बना लिया था, उसको वहां से कट किया। मेजर जो इश्यूज थे हमारे बॉर्डर्स पर, उसको रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए। तो एक तरीके से शेख हसीना जी का जो कार्यकाल है वो इंडिया के फेवर में था। इससे चाइना को भी दिक्कत, इससे पाकिस्तान को भी दिक्कत। पाकिस्तान का ही एक आउटफिट कहा जाता है, यू कैन से बैकिंग कहा जाता है, रेडिकल आउटफिट कम पॉलिटिकल पार्टी जमाते इस्लामी। कहीं ऐसा तो नहीं है आईएसआई का कनेक्शन इससे और चाइना का पैसा इसको? इसके अलावा चाइना ऐसा ही कोई बिगर प्लान कहीं और भी खेल रहा है क्या? जरा बात करते हैं चाणक्य का क्या कहना था। आचार्य चाणक्य का कहना था कि विजिगिषु, द कॉन्सेप्ट ऑफ विजिगिषु इन द मंडल थियरी, ये कहता है कि दो बड़ी ताकतें चाहेंगी अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना। जब एक्सपेंड करेंगे तो टकराव लाजमी है, और आसपास के जो छोटे देश हैं वो उसकी तरफ टिल्ट होंगे जिसकी तरफ उनको लगता है कि अपना फायदा ज्यादा है, ताकत ज्यादा है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर पॉलिटिक्स, दैट वाज ही वाज सेइंग। अगर कभी उनको लगेगा किसी एक विजिगिषु को, विजिगिषु इज लाइक अ किंग रिप्रेजेंटिंग पावर ऑफ स्टेट, तो अगर एक विजिगिषु को लगेगा अरे यार ये देश जो है ये अपने हिसाब से नहीं चल रहा, तो ऐसे में वो वहां पर इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है। तो यानी कि अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं ऐसी इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है। यह है मंडल थियरी। तो मंडल थियरी में अरी का मतलब होता है दुश्मन, और दुश्मन का जो पड़ोसी होता है वो आपका दोस्त होता है। इंडिया इसी स्ट्रेटेजी से अफगानिस्तान में अपने स्टेक्स को स्ट्रॉन्ग करता आया है, और जो छोटे देश जो कि मतलब बीच में है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका है, इनके लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं मंडल थियरी में, जैसे उदासीन और मध्यमा। ये चाहेंगे कि अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ बफर की तरह बने रहे, ना हम उसकी साइड ना इसकी साइड, एक बीच का रास्ता अपनाएंगे, जैसे कि बांग्लादेश भी अपना रहा था। आप ये मत समझिएगा कि शेख हसीना का रेजिम वाज एंटी चाइना, नो, शी वाज इनवाइटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। फिर आप कहेंगे इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मंडल थियरी कहती है कभी भी जो बीच में है, जो बफर की तरह है, या फिर जो उदासीन है, जो न्यूट्रल रहना चाह रहा है, उसका न्यूट्रल रहना कभी एक्सपेंशनिस्ट पावर के फेवर में नहीं होगा। एक्सपेंशनिस्ट पावर को चाहिए कि जो न्यूट्रल बनना चाह रहा है उसको अपनी तरफ लाओ। साम दाम दंड भेद
तरीका कोई भी हो, लेकिन उसको अपनी तरफ लाना होगा। तो बाकी तरीके शायद काम नहीं आ रहे थे पैसों के दाम के, तो अब नए तरीकों का इस्तेमाल किया गया। पहले हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की जो तदमेदाव है, मतलब जुंटा गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट, उसके संबंध चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बताए जाते हैं। म्यांमार स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, और स्पेसिफिकली यहां की जुंटा गवर्नमेंट यानी कि मिलिट्री शासन। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसका रीजन है ज्योग्राफी। ये देखिए, यह है चाइना का यूनान प्रोविंस, और यहां पर एक जगह है कुनमिंग। चाइना ऑलरेडी प्लान करा के से लेकर यहां पर के क्यूप्यूक पोर्ट, तो के कुनमिंग से लेकर क्यूप्यूक का पोर्ट। चाइना को पता है कि वेस्टर्न ताकतें उसका घेराव कर रही हैं ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में, काउंटर करना चाहती हैं। साउथ चाइना सी में आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, स्क्वाड वॉज इन न्यूज। स्क्वाड का मतलब है, जैसे क्वाड है ना वैसे स्क्वाड, यानी कि फिलीपींस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये मिलकर एक काउंटर तैयार करना चाहते हैं जस्ट चाइना के नीचे साउथ चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी में वहां ताइवान बैठा है, जापान बैठा है। तो ऐसे में चाइना को चाहिए कि अगर हालात बिगड़े भी तो भी चाइना का व्यापार चलता रहे, लेकिन व्यापार चलता है रास्तों से। अगर इन रास्तों पर ये वेस्टर्न ताकतें और इधर के देश तैयार होंगे तो नए रास्ते बनाने जरूरी हैं। तो यहां पर ये वाला जो रास्ता है कहां पर निकलेगा? बे ऑफ बंगाल में निकलेगा। उधर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां निकलेगा? अरेबियन सी, यानी कि इंडियन ओशन को रीच करने के लिए और इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए वो इन रास्तों पर फोकस कर रहा है। तो म्यांमार इज क्रिटिकल दो कारणों से, क्योंकि चाइना की जो मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखते हैं वो आपको साउथ ईस्ट वाले पार्ट में दिखेगी, यानी कि चाइना है तो मेजर ग्रोथ पॉइंट्स आपको यहां मिलेंगे। बीजिंग, शेंजन, फूजियान, मतलब ग्वांगजाओ, इस एरिया में ज्यादा मिलेगा। और ये जो एरिया है ये इतना ग्रोथ नहीं कर पाया। चाइना का फोकस इस एरिया पर है। कैसे होगी ग्रोथ? एक तो चाहिए आपको एनर्जी। तो यहां पर जो म्यांमार है वो ऑयल एंड गैस का हब है। तो ऑयल एंड गैस का हब है तो भाई यहां से म्यांमार से लेकर और इस वाले एरिया में ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है एनर्जी है तो इंडस्ट्रीज बढ़ पाएंगी। आपने एनर्जी से इंडस्ट्रीज को बसा तो दिया, चला तो दिया, लेकिन इंडस्ट्रीज चलेंगी तब जब प्रोडक्शन होकर एक्सपोर्ट होता रहेगा। एक्सपोर्ट का रास्ता भी आपको म्यांमार दे रहा है, तो भाई सब म्यांमार में तो ठीक ही है ना, चाइना के लिए तो अच्छा ही है। म्यांमार में ऐसी सरकार चाहिए चाइना को जो उसके अथॉरिटेरियन ट्रेंड, जो खुद का चाइना का अथॉरिटेरियन ट्रेंड है, इफ यू वांट टू गेट थिंग्स डन, गेट इट डन। तो वही अप्रोच वो चाहता है। वो अप्रोच क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे सकती है एक ऐसे एरिया में जहां म्यांमार में देयर आर मेनी आउटफिट्स विच आर कंटिन्यूसली चैलेंजिंग द गवर्नमेंट। मतलब इससे पहले भी जब वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ टाइम के लिए हुआ भी, तो उस समय पर भी कुछ कुछ अलग अलग आउटफिट्स थे जो कि चैलेंज करते रहते थे। भाई साहब अगर ये बता दो कि अगर अलग अलग छोटी छोटी आर्मीज बनी रहेंगी एथनिक ग्रुप्स की, तो ऐसे में क्या इन्वेस्टमेंट उस एरिया में आएगा? नहीं आएगा। रोड के थ्रू जब चाइना अपना व्यापार करना चाह रहा है, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसी गारंटी केवल उसको कौन दे सकता है? केवल म्यांमार की आर्मी। तो इस वजह से म्यांमार की आर्मी को चाइना बना लेता है अपना एलाय। कहता है कि यार तुम कह रहे हो कि तुम्हारे यहां पर इलेक्शन में कुछ फ्रॉड हुआ है, तो यू शुड प्ले द पॉजिटिव रोल विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम म्यांमारीज आर्मी। आप में से कोई अगर म्यांमार जाएगा या अभी सर्च भी करेगा म्यांमार के बारे में, तो एक यूनिक चीज है, वहां पर रोड पर आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स मिल जाएंगे, और होर्डिंग्स कहेंगे कि म्यांमार की आर्मी देश को कभी झुकने नहीं देगी, देश को मुश्किल हालातों से निकाल देगी। क्या आपने इंडिया में इंडियन आर्मी के ऐसे पॉलिटिकल स्टंट वाले कोई एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं बोर्ड पर? नहीं आपको दिखेंगे, क्योंकि जो डिफेंस फोर्सेस है भाई उनका काम पॉलिटिक्स करना थोड़ी ना है, उनका काम तो देश को सिक्योर करना है कि नहीं? लेकिन यहां पर चलती है पॉलिटिक्स और चाइना करता है इसको बैक। मजे की बात यह है कि यहां पर जो मैंने बात बताई वो फैक्ट है। फैक्ट देखिए कैसे, यहां पर जब ये मिलिट्री कू हुआ तो उससे पहले मिस्टर वैंग यी यानी कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं जनरल से, जो करते हैं तख्ता पलट। और इस मीटिंग में कहा गया, वन पर्सन हु वाज फैमिलियर टू द मीटिंग, दे सेड कि स्पेसिफिकली म्यांमार की आर्मी ने बताया कि आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, डेमोक्रेसी जो है वो फेयर इलेक्शन से नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि यार पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करो, हटाओ इसको। तो ऐसे में अगर म्यांमार में इंस्टेबिलिटी होगी तो उससे इंडिया के लिए चैलेंज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये देखिए, ये है म्यांमार का बॉर्डर,
देखिए 1643 किलोमीटर, लगभग 1700 मान लीजिए। तो इतना बड़ा बॉर्डर अगर इंडिया के साथ है तो इस रीजन में अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब अगर क्रैकडाउन म्यांमार की आर्मी इस एरिया पर करेगी, जो म्यांमार आर्मी का विरोध करेंगे, तो बताइए माइग्रेंट्स इंडिया की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर वो इंडिया की तरफ आएंगे तो इस एरिया में फ्यूचर में इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। प्लस ये एरिया के जो जंगल्स हैं, दे वर ट्रेडिशनली यूज्ड बाय सम टेरर आउटफिट्स, जो अलगाववादी ताकतें भारत के नॉर्थ ईस्ट को इंस्टेबल करती रही हैं, जैसे कि उल्फा जो आसाम में काम करती रही, उसका बेस यहां पर बना रहा। यहां पर म्यांमार की आर्मी भारत की आर्मी के साथ कोऑपरेट करती थी, अभी भी करती है, और हम चाहेंगे कि वो करती भी रहे, टू एक्चुअली रिमूव दिस टेररिस्ट आउटफिट्स फ्रॉम दिस एरिया ऑफ म्यांमार, क्योंकि वो यहां पर बैठकर इंडिया पर हमला करते हैं। खैर, लेकिन यहां पर एक तरीके से इसको इंस्टेबल करने से चाइना को काम बन रहा है। तो आप कहेंगे फिर फर्क क्या पड़ता है इंडिया को? इंडिया के साथ तो म्यांमार की आर्मी के ठीक रिलेशन चल रहे हैं ना, ठीक रिलेशन तो चल रहे हैं, लेकिन रिलेशन की एक खास बात है ना, बदल भी तो सकते हैं, राइट? तो ऐसे में इंडिया को तो स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी, स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है कि भाई जो भी ताकत में उसको बनाकर तो रखना पड़ेगा। तो यानी कि यहां पर म्यांमार की जो आर्मी है वो बॉर्डर एरियाज में अगर ये कंटिन्यूस चलता रहा और उसको चैलेंज होता रहा, तो यहां पर जो इंसर्जेंट फोर्सेस इनकी अपने देश में और ताकतवर होंगी, क्योंकि वो कहेंगे हमारा दमन हो रहा है, तो ऐसे में उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान में आप लोग सोचेंगे सर तालिबान और चाइना की सीसीपी, तो बिल्कुल अपोजिट दिखते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट भाई ये तो एथीस्ट होंगे, कम्युनिस्ट हैं, जबकि तालिबान वो तो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप है जो अफगानिस्तान कल्चर और इस्लामिक आइडियल्स पर अपनी सरकार को मजबूत बनाना चाहता है। तो उसमें तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों में। देखिए, राजनीति आइडियोलॉजी पर नहीं चलती, राजनीति में इंटरेस्ट देखे जाते हैं, आइडियोलॉजी साइड कर दी जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा है। चाइना को लगता है कि तालिबान इज देयर टू स्टे, तालिबान अभी जाने वाला नहीं है, और जाने वाला नहीं है, और लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास के रिजर्व्स बताए गए हैं अफगानिस्तान में बाय जियोलॉजिकल सर्वे। जो जियोलॉजिकल सर्वे वो करवाया था यूएसए ने, क्योंकि यूएसए भाई अफगानिस्तान में था, सर्वे कराया यूएसए ने। $3 ट्रिलियन के आसपास के रिसोर्सेज तो हैं अफगानिस्तान में। चाइना कह रहा है ठीक है तुमने सर्वे कर दिया, अब यूज हम करेंगे। तो ऐसे में करेगा किसके साथ? भाई तालिबान के साथ दोस्ती बनाकर ही तो करेगा, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया को अफगानिस्तान का बेनिफिट नहीं लेने देना है, दैट इज व्हाट चाइना वांट्स। आप कहेंगे कौन सा बेनिफिट? जरा ये देख लीजिए लोकेशन, ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये रीजन है सेंट्रल एशिया, ये वाला रीजन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगान, ये तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। अब ये जो रीजन है देखिए कैस्पियन हो गया, और इस रीजन में है आपका ऑयल एंड गैस। तुर्कमेनिस्तान के साथ हमने प्लान किया था तापी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। क्या वो बन पाया? नहीं बन पाया। पहला हर्डल तो पाकिस्तान पहला हर्डल हो गया। तो भाई इस एरिया की मार्केट, ऑयल एंड गैस, इस सब को हम टैप कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे, लोकेशन का इशू पड़ रहा है। तो हमने रास्ता ढूंढा कि चलो यार ईरान के छाबार के थ्रू अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के थ्रू ऐसा कर लेंगे। लेकिन अगर अफगानिस्तान भी बीच में एक हर्डल बन जाता है, मतलब अफगानिस्तान में भी तालिबान आ जाता है, तो हम अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल करके फर्दर एक्सेस करना चाह रहे हैं इस रीजन को, तो उसमें भी एक इशू आएगा। हम अफगानिस्तान के साथ बेटर रिलेशनशिप केवल उसकी लोकेशन के थ्रू सेंट्रल एशिया में जाना ये नहीं चाहते, क्योंकि उसका एक रूट तो चलो यहां पर भी बन सकता है। बट द पॉइंट इज, मंडल सिद्धांत क्या कहता है चाणक्य का, कि आपके दुश्मन का पड़ोसी आपका दोस्त होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अब तो तालिबान है ना, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? तालिबान भी क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का ये जो बॉर्डर है इसको फुल्ली मानता है? नहीं मानता। अभी तालिबान के अंदर भी पाश्तून फाइटर्स, जिनकी संख्या करीब 40% के आसपास है, वो सपना देखते हैं पाश्तूनिस्तान का। अगर पाश्तूनिस्तान बनता है तो अब ये रहा पाकिस्तान का एक बड़ा भाग जो चला जाएगा। तो एक तरीके से वहां पर भी डर का माहौल, एस्पिरेशन का माहौल। तो वहां पर इंडिया के स्ट्रॉन्ग स्टेक्स होने चाहिए, चाइना नहीं चाहता ऐसा हो। इससे पहले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया को चाहती थी। उसका रीजन था क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को बनाने में एक मुख्य रोल निभाता है, और वही तालिबान यहां पर हिंसा फैलाता है।
तो अब पाकिस्तान के लिए तो काम का था कि यार ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जाए, चाइना के लिए भी काम का था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जाए, ये तो क्लोज विद मतलब क्लोज विद इंडिया है। तो इस एंगल से भी यहां पर ये पॉलिटिक्स चल रही है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट ये देखिए, ये रहा जरन्स दिलाराम, ये वाला जो हाईवे देख रहे हैं ना आप, जरन्स दिलाराम हाईवे। तो ये इन्वेस्टमेंट हम कर क्यों रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे थे कि चाबहार के थ्रू ऐसे कनेक्ट करके और इस रीजन से फिर हम फाइनली ऊपर कनेक्ट करेंगे। श्रीलंका, अब राजपक्षास का लॉजिक बिल्कुल अलग है। यहां पर दे वर लाइक द डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स, अभी भी बड़ा इन्फ्लुएंस इन्हीं का है, इन्हीं की फैमिली का है। कुछ टाइम पहले जब ये इंसर्जेंसी चल रही थी, इंसर्जेंसी यानी कि जाफना रीजन जो है श्रीलंका का, ये वाला रीजन, तो इस रीजन की इंसर्जेंसी जो तमिल, श्रीलंका तमिल से, उसको खत्म करने के लिए फुल फोर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया, क्लीन स्वीप, इट वाज लाइक ग्रीन हंट, जंगलों में जा जाकर LTTE का खात्मा, राइट। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो भाई ह्यूमन राइट वायलेशन हुए। अब इंडिया की साइड के जो तमिल पॉलिटिक्स है, उस समय DMK, AIDMK, अब भाई उनका रोल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, UPA की सरकार होती थी, कांग्रेस को समर्थन DMK का था। उन्होंने कहा भाई तमिल्स का मुद्दा है तो आपको श्रीलंका के खिलाफ बात करनी चाहिए। ह्यूमन राइट वायलेशन तो हुए थे। तो ऐसे में इंडिया को इस पर्टिकुलर कॉज पर श्रीलंका के खिलाफ भी कुछ पॉइंट पर बोलना पड़ा। तो श्रीलंका को इस समय जरूरत किसकी थी? किसी ऐसी बड़ी ताकत की जो कि उसको सपोर्ट कर सके इंटरनेशनल फोरम्स पर, जैसे कि UNSC। तो ऐसे में भाई चाइना तो P5 का मेंबर है ना। चाइना ने कहा टेंशन ही क्यों ले रहे हो, ह्यूमन राइट वायलेशन ही तो है, हमारे लिए तो रोज की बात है, तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, टेंशन ही नहीं है। तो चाइना ने डिफेंड किया राजपक्षास को, उतना डिफेंड किया जितना इंडिया तो कर नहीं रहा था। भाई इंडिया का तो अलग रीजन था, क्योंकि तमिलियंस के राइट्स पर भी हमें बात करनी थी, हमारा स्टैंड रहा है, ऐसे प्रोसिक्यूशन होगा उसके हम फेवर में नहीं थे, क्योंकि कोलेटरल डैमेज भी तो बहुत बड़ा हुआ था। तो श्रीलंका को समझ में आ गया ठीक है, चाइना इज इन आवर फेवर। अब इसके बाद चाइना ने कहा कि देखो ये तो चलो मैंने डिफेंड कर दिया, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? श्रीलंका वाज लाइक यार कैसी बात कर रहे हो, अच्छी बात, इसको रोकना थोड़ा ना चाहिए, आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, तो लोगों की शिकायतें खुद चली जाएगी। चाइना ने कहा टेंशन ही मत लो, ये लो तुम लोन, हाई इंटरेस्ट रेट पे लो, कोई दिक्कत, अरे तुम्हारे पास से ज्यादा पैसा आने वाला है, ये तो तुम वापस कर ही दोगे, सपना ही तो दिखाया गया है। और चाइनीज फर्म्स को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिला दिए, तो लोन अपना हाइयर इंटरेस्ट रेट पर और चाइनीज फर्म्स को आपके कॉन्ट्रैक्ट दिला दिए। तो नौकरियां अगर किसी को ज्यादा मिली तो वो तो चाइना की फर्म्स हैं, उनको एडवांटेज रहा, कमाई भी उन्हीं की तरफ आ रही है, पैसा लो, लोन तुम हमें दो और पेमेंट हमारी कंपनियों करो। क्या सही गेम था इनका। 2015 के आसपास ये समझ में आने लग गया कि भाई साहब आपको जो सपना दिखाया गया था हम्बन टोटा पोर्ट पे कमाल हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ आ नहीं रहा था। पेमेंट कैसे करोगे वापस? तो ऐसे में फिर ऐसा करो, लीज पे दे दो हमको मात्र 99 सालों के लिए। अब ये कहने के लिए कमर्शियल है, लेकिन कमर्शियल के साथ साथ ये डुअल यूज में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी का एक पर्ल कहा जाता है, यानी कि इंडिया को घेरने की स्ट्रेटजी। क्योंकि इंडिया के इतने क्लोज अगर चाइना बैठा है उस पोर्ट पर कंट्रोल करके और उस पर अपने नेवल शिप को भी डॉक करा सकता है, तो भाई साहब साउथ की साइड से तो हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा ना। नाउ पाकिस्तान में इमरान खान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक अथॉरिटी, जो CPEC, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था, तो इसके लिए एक अथॉरिटी बनी थी, CPEC अथॉरिटी। तो इन्होंने कहा भाई उसमें बहुत धांधली है, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इन्फ्लेट कर रखे हैं तुमने प्राइस, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। चाइना ने कहा देख लो, लेके मानोगे तुम? ही वाज लाइक यार बिल्कुल, आई एम नॉट सपोर्टिव ऑफ CPEC, क्योंकि हमें वो हर्ष नहीं कराना जो दूसरे को हो रहा है, हमारा तो खुद ही इकोनॉमिक डिक्लाइन में है। तो चाइना ने कहा देख लो। इमरान खान वाज लाइक हेल बेंट कि नहीं ऐसा तो करूंगा ही, मतलब मैं नहीं ऐसा होने दूंगा। फाइनली इमरान खान का क्या हुआ हम सब जानते हैं, जेल में है, उनकी पार्टी को चुनाव तक नहीं लड़ने दिया जाता। ऐसा होता है देखिए अंतर्राष्ट्रीय दखल। खैर अब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, करप्शन से जब उन्होंने ऐसा किया तो इनको तो जेल में डाल दिया, पार्टी का हश्र आपको पता ही है क्या कर दिया। और जैसे ही जेल में चले जाते हैं, नई शहबाज शरीफ की सरकार बनती है, उसके बाद वही चाइना जो पहले कह रहा था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में हम और लोन का ट्रांसफर नहीं देंगे जब तक कि आप पुराना वापस ना कर दो, अभी होल्ड पर डाल दिए थे कई सारे प्रोजेक्ट उसके अंदर, लेकिन फिर इन्होंने $2.3 बिलियन का लोन रिलीज कर दिया रिड्यूस इंटरेस्ट रेट पर। भाई इतना अच्छाई कहां से आ रही है चाइना में? दाल में कुछ तो काला है भाई, है कि नहीं। इंपॉर्टेंस CPEC की क्या है? एक तो आपको बताया कि यहां से कनेक्ट करते हुए देखो इंडिया की टेरिटरी से लेकर जा रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और यहां पर वो इसको
एग्जिट यहाँ पर पहुंचा रहा है, तो एक तरीके से इस इंडियन ओशन का एक्सेस उसको यहाँ से मिल जाता है। तो एक तरीके से चाइना की इकोनॉमिक बेनिफिट है ये योग से होकर जाता है। तो भाई इंडिया के साथ तो एक बड़ा इशू है, सॉवरेनिटी का मामला है हमारा। अब देखिए पूरे हम साउथ एशिया की बात करें तो वो ट्रबल में हमें दिख गया, ठीक है, इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। इंडिया का क्या स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स? इंडिया कह रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे मोदी जी ने कहा कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, वी हैव टू बिलीव इन डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। लेकिन क्या रशिया पर इंडिया का जो स्टैंड था नो टू वॉर, क्या नो टू वॉर करने से चाइना को फिलहाल नुकसान होगा या फायदा होगा? तो सम एनालिस्ट आर सेइंग कि देखो नुकसान होगा। नुकसान इस वजह से क्योंकि इस सिचुएशन में रशिया को चाइना की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भाई रशिया पर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो चाइना इज लाइक कि यार ठीक है रशिया, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, टेंशन ही क्यों ले रहे हो? तो एक तरीके से रशिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किस पे हो गया? चाइना पर। इंडिया अगर मीडिएट करने की कोशिश करेगा तो ऐसे में चाइना का लॉस है। क्यों? एक तो प्रूव हो जाएगा कि अरे यार तुम एक बड़ी ताकत हो। दूसरा डिपेंडेंसी ऑन रशिया, इसको तो अभी हार्नेस करना है चाइना को। अभी तो आर्कटिक में स्टेक्स को बढ़ाना है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो चाइना की स्ट्रेटजी है कि डाइवर्ट कर दो इंडिया की अटेंशन टू द रीजनल इश्यूज। ये ग्लोबल इश्यूज के बारे में क्यों सोच रहा है? अगर इसके आसपास आग लगी होगी तो इसको यही डर सताएगा इंडिया को, अरे यहां से अटैक ना हो जाए, वहां से अटैक ना हो जाए, यहां पर ट्रेड इश्यूज हो गए, यहां पर इंस्टेबिलिटी होगी। तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक टर्मोइल का अलग अलग हॉटस्पॉट्स बना रहा है चाइना। एक ये भी हो सकता है जिससे कि इंडिया इंटरनल इश्यूज में, रीजनल इश्यूज में उलझा रह जाए, ग्लोबल पावर ना बने। तो अब चाइना की स्ट्रेटजी जो है साउथ एशिया में, वो कैसे इसको कर रहा है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। चाइना जो आपका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सीसीपी है, वो सीसीपी इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है? वो अलग से आउटफिट्स बनवा रहा है, जैसे कि सीसीपी का क्लोज रिलेशन विद नेपाल्स कम्युनिस्ट पार्टी। नंबर 2, यूजिंग सॉफ्ट पावर, यानी कि सॉफ्ट पावर कैसे? कन्फ्यूशियस सेंटर्स खोल रहा है जिससे कि चाइना की इकोनॉमी के साथ अच्छे से इनलाइन हो सकें, स्कॉलरशिप्स ला रहा है। तो एक तरीके से वो यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उनके आर्मी के लोगों को ट्रेन कर रहा है, इकोनॉमिक जो चेक बुक डिप्लोमेसी उसका तो इस्तेमाल कर ही रहा है। अब वेस्टर्न नेशंस कैसे इस टर्मोइल में शामिल हो सकते हैं? कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ, क्या उसमें केवल चाइना और पाकिस्तान शामिल हो सकते हैं? एक एंगल और देखिए, CIA वांटेड बेसिस अराउंड, मतलब CIA चाहता था कि उसको ऑपरेशन करने के लिए फुल कोऑपरेशन मिले बांग्लादेश से। कहा जाता है शेख हसीना को पता था कि चाइना काफी क्लोज है बांग्लादेश के, इकोनॉमिक हेल्प भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ऐसे में CIA का इस्तेमाल चाइना के अगेंस्ट वो नहीं होने दे रही थी। तो ये भी एक एंगल बताया जा सकता है जिससे कि यहां पर बाइडेन वाज मेकिंग दिस कमेंट कि यार अब अल्टीमेटली जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। ये इश्यूज ऐसे ही नहीं आए, क्योंकि अवामी लीग अगर यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं करेगी तो किसी और को आना होगा। अगर इस बात पे विश्वास ना हो तो ये स्टेटमेंट देख लीजिए। अरे आपके देश में अगर प्रोटेस्ट हो जाए, आपके प्रेसिडेंट को निकलना पड़े, तो क्या अब सीधे सीधे कोई एक बड़ा देश ये कहेगा कि भाई हम वहां की जनता, वहां की गवर्नमेंट के, जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके फेवर में? ये तो बहुत जल्दबाजी कर दी। यूनाइटेड स्टेट्स सेंड्स विद द पीपल एंड वेलकम्स द अनाउंसमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। मतलब इतनी जल्दी तुम इंटरिम गवर्नमेंट के फेवर में आ गए, राइट? तो अभी तो भाई जांच होने देते क्या क्या कारण है, लेकिन आपने इतनी जल्दी अपना रुख बता दिया। तो रुख आपका क्लियर कट अवामी लीग के खिलाफ है। वेपन्स का भी गेम हो सकता है। कारण देखिए, इंडिया और रशिया के रिलेशन में आपको पता है वेपन की रोल अदा करते हैं, और ग्रेजुअली इंडिया ने रशिया पर अपनी डिपेंडेंस को कम किया है और वेपन इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है। जो सबसे बड़ा प्लेयर है जो चाहता है उस डिफेंस के एक बड़े पोर्टफोलियो को संभालना, वो है यूएसए। यूएसए चाहता है उस सप्लाई को पाना। तो अगर यूएसए ऐसा चाहता है तो भाई अगर आसपास हमारे इश्यूज क्रिएट होंगे, उधर रशिया यूक्रेन क्राइसिस में लगा हुआ है, तो हमारे जो डिपेंडेंस है ऑन यूएसए इन फ्यूचर वो बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। विद रेस्पेक्ट टू वेपन्स, चाइना देख लीजिए, चाइना के वेपन्स रशिया और यूएसए से सस्ते हैं, और चाइना का जो टोटल वेपन एक्सपोर्ट है उसका 80% हो कहां रहा है? एशिया में हो रहा है। और उसमें से भी जो 60% है, डेटा यहां पर है, 60% देखिए कहां है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो यानी कि चाइना एक्सपोर्ट समझता है कि वेपन एक्सपोर्ट इज अ बिग प्ले। तो वेपन एक्सपोर्ट कब होगा भाई साहब? जब इधर उधर आग लगेगी, इंस्टेबिलिटी होगी। तो वे फॉरवर्ड के लिए हम क्या जान सकते हैं? ये तो पता लग गया चैलेंजेस है।
हमें अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को रिव्यू भी करना पड़ेगा, साथ में जो अपना एक्ट ईस्ट पॉलिसी है या कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी है कि वी वर फोकसिंग ऑन कनेक्टिविटी वाया बांग्लादेश, वाया नेपाल, वाया भूटान, वाया म्यांमार, ट्राइलेटरल हाईवे जिससे के थ्रू इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, तो हमें उस पर अपने एफर्ट्स को और तेज करने की जरूरत है। अब तेज क्यों करने की जरूरत है? आप कहेंगे सर टर्मोइल में कौन तेज करता है? मुद्दा ये है कि जो आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है ना, वो ये कहता है कि अगर आप दूसरे के लिए ज्यादा जरूरी होंगे तो सरकार कोई भी बने, आप उसके लिए जरूरी होंगे, और यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रूल है।